दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। अपनी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हुए आज इस सीरीज की चौथी वीडियो होगी। मैं आपको फिर अगेन कुछ 9-10 सवाल शेयर करूंगा जो मेरे बिगनर्स, फार्मर्स जो फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बड़े फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सबको कंबाइन करके एक सीरीज बनाई है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे नए कुछ क्वेश्चंस रेडी हो जाया करेंगे, फिर वो मैं कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर किया करूंगा, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस मेरे हर सब्सक्राइबर, हर फार्मर को, हर फ्रेंड को पता चले कि क्या क्या बेसिक बातें हैं। एक सज्जन ने लिखा कि हम जो नर्सरी बनाते हैं, अपना सीड बैंक बनाते हैं, वो किस लेवल पे या कितने एकड़ वाटर बॉडी में, या ऐसा कह सकते हैं कितने टैंक का बनाएं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, जो बिगनर्स हैं, अगर कोई 1-2 एकड़ में फार्मिंग कर रहा है, वो कोई फार्मर है, उसको सीड बैंक बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब तक 7-8 एकड़ में फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आपको सीड बैंक बनाने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कीजिए। एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा आपको। सपोज कीजिए कि आप 5 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। 5 एकड़ में आपने आईएमसी पालना स्टार्ट किया और एज ए प्रोफेशनल आपने देखा कि मैं तो ईयरलिंग स्टॉक करूंगा। ईयरलिंग आपको सपोज कीजिए 12-13 रुपए का एक ईयरलिंग आपको मिल जा रहा है, राइट। तो और आप अपना ईयरलिंग रेडी करते हैं और आप 25,000 बच्चे 5 एकड़ के लिए एक उदाहरण के तौर पे तैयार करते हैं, तो आपको उसके लिए आधा एकड़ से 1 एकड़ लैंड चाहिए, 1 साल का टाइम चाहिए, और एक बच्चे पे आप मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 रुपए बचा पाएंगे। तो आप ये देखिए कि अगर आपने 4 रुपए बचाए 25,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए आपने बचाए अगर आप उसको अपने ईयरलिंग परचेस करते। लेकिन उस नर्सरी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या कॉस्टिंग आई? आपने एक बंदा रखा, वो बिजी, राइट। लैंड की लीज कॉस्ट। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल पे आपकी कॉस्ट इवन ब्रेक हो रही है। कोई कहे कि मैं 2 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूं और आधा एकड़ की नर्सरी बना लूं, वो वर्केबल नहीं है। आप 20,000 कैटफिश पाल रहे हैं और 2 टैंक लगाना चाहते हैं सर्दी में, वो वर्केबल नहीं है। मिनिमम 8 से 10 एकड़ फार्मिंग करो, और जितनी भी फार्मिंग करें 15 से 20% एरिया आपको वाटर वॉल्यूम का नर्सरी बनाना है। ये थंब रूल है। तो छोटे लेवल पे नर्सरी ना बनाएं, कोई भी आपकी इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। आप मार्केट से बड़े साइज का बच्चा, बड़े साइज की फिश, या हम ईयरलिंग बोलें या आप उसको फिंगरलिंग बोलें, वो परचेज करें। दूसरी एक क्वेरी थी कि स्टंटेड सीड हम अपने फार्म पे बनाएं या ना बनाएं। हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। हम स्टंटेड सीड अपने फार्म पे बनाते हैं जब हम लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं, हमारी कॉस्ट बचती है। और जब हम उसको छोटे वाटर बॉडी से बड़ी वाटर बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। और आप किसी दूसरे फार्म से सीड परचेस करके लेके आते हो, तो वहाँ मोर्टिलिटी होने के चांसेस हैं। हमें ये नहीं पता होता जिस फार्म से हमने परचेस किया है, उसने सीड की जो परवरिश करी है, उसको किस लेवल का खाना खिलाया है। जो आपके यहाँ सीड रहा है, उसको आपको पता है कि आपने उसे किस लेवल की फीडिंग कराई है, क्या प्रोटीन फीडिंग कराई है, कितनी उसकी ग्रोथ आपकी एक्सपेक्टेड है। तो आप जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग है कि आपको एक रिटेल डेवलप करनी है, ऑनलाइन डेवलप करनी है, आपको लाइव फिश मार्केट डेवलप करनी है, होटल इंडस्ट्री में देनी है, तो उस केस में जब आप स्केलेबल करेंगे तो 100% आप अपना स्टंटेड फार्म बनाएं। दोस्तों में ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि बहुत एक बंदे की क्वेरी थी कि हम 1 एकड़ करते हैं और अगले साल 20 एकड़ कर लेंगे। दोस्तों मेरी सबसे अनुरोध ये है, आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि आप मछली पालन एक बिजनेस की तरह करना चाहते हैं या एक फार्म हाउस डेवलप करने की तरह करना चाहते हैं। दोनों में टोटली बहुत डिफरेंट है। आप बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो एक बिजनेस अप्रोच से कीजिए, और एक फार्म डेवलप करना चाहते हैं तो आपको 5-6 एकड़ की जरूरत नहीं है। आप 1 एकड़ में भी वो सब एक्टिविटीज कर सकते हैं जो आप एक फार्म पे करना चाहते हैं। एक किसी सज्जन ने पूछा कि इंटीग्रल फार्मिंग, कि हम मुर्गियों को इसके साथ ऐड कर दें, बकरों को इसके साथ ऐड कर दें, बत्तखों को इसके साथ ऐड कर दें। दोस्तों सबका अपना अपना इस पे मत रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है, जो आप एक काम करें उसे शिद्दत से करें और उसी पे फोकस करें। बत्तखों को आप इंटीग्रल फार्मिंग में एक्वा कल्चर से ना जोड़ें। उसका रीजन क्या है? अगर साइंटिफिकली देखा जाए, 1 हेक्टेयर में अगर आप 40 बत्तख छोड़ते हैं और जो वो लिटर पोटी करती है, वो आपका फर्टिलाइजेशन में काम आता है। बत्तख का ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा डिप आपकी नाइट टाइम में होती है, और नाइट टाइम में बत्तख अपने रूम में आराम कर रही होगी। तो आप इंटीग्रल जोड़ें, लेकिन दोनों सेपरेट वर्टिकल्स हैं, दोनों सेपरेट फार्मिंग है। वो एक साथ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि हमने पिग फार्मिंग करी है, पिग फार्मिंग का वेस्ट हम मछली को खिला देंगे और उससे मछली रातों रात ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों ये सब मिथ है।
ऐसी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है। आपको अच्छा डाइट फीड, पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फीड, कॉमर्शियल फीड खिलाना पड़ेगा तभी आपकी मछलियों की ग्रोथ होगी। दूसरा एक सवाल था कि फिश का इंश्योरेंस। दोस्तों, अभी कोई कंपनी फिश का इंश्योरेंस नहीं करती, लेकिन अभी रिसेंटली एनएफडीबी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ कुछ टाई अप करके जो फिश फार्मर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस चालू किया है। फिश फार्मर डिसेबल्ड हो जाता है तो 2.5 लाख का है, और फिश फार्मर की डेथ हो जाती है तो 5 लाख का है। ये रिसेंटली कुछ महीने पहले स्टार्ट किया है, लेकिन अपने फिश फार्मिंग, फिश कल्चर का कोई इंश्योरेंस नहीं है। एक सज्जन ने क्वेश्चन किया लोन को लेके। दोस्तों, फिशरी वालों ने एक वर्टिकल क्रिएट किया है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो FIDF के नाम से है। आप अपने मछली विभाग में FIDF फंड के लोन के लिए अप्लाई कीजिए, उस पे आपको बैंक लोन देगा, और बैंक अपने पूरे प्रॉपर वे में अपने सारे पेपर्स कलेक्ट करके तब आपको लोन देगा, और उसके इंटरेस्ट में 3% का सबवेंशन है। मतलब अगर आपका 10% इंटरेस्ट है तो वो आपको 7% पे करना पड़ेगा। जो सब्सिडी रहती है उसमें कोई प्रॉब्लम, इंटरेस्ट नहीं रहता, वो आपको एक बार मिल गई, लेकिन उसका एक क्लॉज है कि अगर आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, आप पकड़े जाते हैं, तो आप 12 या 18% से जो फंड आपने सब्सिडी का लिया है आप लायबल हैं गवर्नमेंट को वापस देने के लिए। तो मेरी सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, जो बंदे सब्सिडी ले रहे हैं, वो सब्सिडी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट हैंड के लिए दे रही है, आपको एंजॉय के लिए नहीं दे रही है। आपको सपोर्ट कर रही है कि आप इस इंडस्ट्री को, इस एक्वाकल्चर को, इस फार्मिंग को आगे बढ़ाएं, तो उसका यूज करें और इस इंडस्ट्री में हेल्पिंग हैंड बढ़े। आप सबके हेल्पिंग हैंड रहेंगे तो आप देखिए कितनी हम चीप प्रोटीन अपने देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, नेशन को प्रोटीन देंगे। एक सज्जन ने क्वेरी की प्रोबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स जनरली हमारे 3 तरह के होते हैं, वाटर प्रोबायोटिक, सोयल प्रोबायोटिक और गट, ये जो फीड में हम मिला के देते हैं। प्रोबायोटिक से आप सिंपली समझिए कि गुड बैक्टीरिया, कि जो आपकी बॉडी को, आपकी सोयल को, आपकी वाटर को संतुलन रखने में आपकी मदद करे, वो प्रोबायोटिक है, सिंपल। तो दोस्तों, आप बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज कि जो आप ज्यादा से ज्यादा आप मेरे को क्वेरी लिखिए, मैं इन सबको अभी पीरियोडिकली कंपाइल करके आपको शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।